Hello everyone, welcome to today's session. This is going to be our last session for this chapter, Basic Accounting Terms. In the previous session, we have learnt about various terms like your outstanding expenses, prepaid expenses, and the concept related to it like matching concept and accrual basis principle of accounting. Now in today's session also, we are going to begin with matching concept and accrual basis system of accounting, and then we'll proceed forward for few more accounting terms like our accrued income, advance income, etc. So just to recapitulate what we did in the last session, we discussed about matching concept, and matching concept is an important principle for correct determination of profit of the business. हम इस principle को use करते हैं correct profit या loss estimate करने के लिए किसी भी financial year के. According to this principle, in determining the net profit from the business operations, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर की ट्रू प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है तो आप उसी फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस को या कॉस्ट को उस फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू के अगेंस्ट ही मैच करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि उस फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर 2015-16 का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के रेवेन्यू में से फाइनेंशियल ईयर 15-16 के एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर रेवेन्यू इज लेस देन दी एक्सपेंसेस तो मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 2015-16 का लॉस आ जाएगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे मानेंगे कि व्हाट इज द रेवेन्यू अर्न्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16. Revenue is said to be earned when goods and services in which the business deals in are delivered to the party no matter whether the cash is received or not. हम ये मानेंगे कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं तो रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर दिया. किसको? कस्टमर को. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? जिसमें बिजनेस डील करता है, चाहे कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, यानी कि चाहे कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, हम उसको सेल मान के वी विल रिकॉग्नाइज कि रेवेन्यू अर्न हो गया. Expenses are said to be incurred when services in respect of those factors of production have been taken, again whether cash is paid or not. यानी कि एक्सपेंसेस को हम मान लेंगे कि हमारा खर्चा हो गया. कब खर्चा हो गया? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. हम सीधा पहले लेबर की बात करते हैं. सपोज मैंने लेबर से सर्विसेज ले ली तो मैं ये मान के चलूंगी कि मेरा वेजेस एक्सपेंस हो गया, वेदर आई हैव पेड द वेजेस इन कैश और नॉट. चाहे मैंने कैश, सपोज अगर मेरे पास कैश नहीं है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस मंथ के वेजेस नेक्स्ट मंथ में पे करूंगी, इस फाइनेंशियल ईयर के वेजेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करूंगी. लेकिन हम एक्सपेंस को इनकर तब मान लेंगे जब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज ले ली. And based upon this is basically is the foundation for accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting कहता है बेटा that incomes are recorded when they are earned or accrued irrespective of the fact whether cash is received or not. Expenses are recorded when they are incurred or become due and not when cash is paid for them. अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. सी, सेल मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड.
अभी हम लास्ट स्लाइड में जब डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने एग्जांपल दिया था ये कि आपने सेल कर दी, गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर दिया कस्टमर को, फाइन। अब गुड्स एंड सर्विसेज जब डिलीवर हो गए तो हम ये मान के चलेंगे कि सेल हो गई है, रेवेन्यू अर्न हो गया है, चाहे कस्टमर ने आपको कैश में ऑन द डेट ऑफ सेल पेमेंट करी है या नहीं करी है। सिमिलरली एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड but not paid will be treated as expense for the period when it is due and not in the period when it is paid. सेम वही मैंने अगर फैक्ट्री प्रीमाइसेस रेंट पे ले रखा है, अब मैंने उस फैक्ट्री प्रीमाइसेस को यूज कर लिया, जिस टाइम पीरियड के लिए मैंने उसको यूज किया है उसी टाइम पीरियड के लिए मैं रेंट उसका अक्रूड या रेंट इनकर्ड मानूंगी, चाहे मैंने वो रेंट कैश में पे किया है या नहीं किया है। पे कर दिया तो ये कैश पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस हो जाएगी, और अगर पे नहीं किया तो हम इसको एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। Hence, in accrual basis, profit or loss of a particular period is the result of matching of revenue earned and expenses incurred during the period. Next term, outstanding expenses. This is actually related to accrual basis system of accounting and matching concept. That is why I have taken both those concepts again. So outstanding expense is an expense incurred but not paid in cash in the current financial year. For example, मैंने सर्विस मैनेजर की ले ली in the year 2015-16. मैनेजर ने मेरे लिए काम किया, मैंने उसकी सर्विसेज ले ली इन द ईयर 2015-16. देन एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड इन द ईयर 2015-16. तो ये मान के चलूंगी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में मैनेजर ने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी बिजनेस को, तो उस फाइनेंशियल ईयर का वो एक्सपेंस कंसिडर होगा, सैलरी पेड टू द मैनेजर एक्सपेंस कंसिडर होगा, सो इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16. सैलरी पेड टू द मैनेजर will be treated as an expense for the financial year 2015-16. लेकिन एक्सपेंस हमने कैश में पे नहीं किया, हमारे पास कैश पोजीशन ठीक नहीं थी, एक्सपेंस कैश में पे नहीं किया. Expense will be paid in cash in the next financial year 2016-17. Expense next financial year में पे होगा कैश में. और अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2015-16 के बना रहे हैं, so for 2015-16 this will be treated as outstanding salary and will be shown as a current liability. Outstanding expense, that is outstanding salary, will be treated as current liability and considered as an expense for the current financial year 2015-16. देखिए, इस साल हमने सर्विसेज ले ली थी, नटशेल में इस साल हमने मैनेजर की सर्विसेज ले ली थी, तो जो हमने सैलरी उसको पे करनी है, हम सर्विसेज ले चुके हैं, तो हम इसको इस साल का एक्सपेंस मानेंगे ही मानेंगे. एक्सपेंस फॉर 2015-16 ईयर 2015-16 का एक्सपेंस मानेंगे ही मानेंगे. लेकिन क्योंकि हमने इसको कैश में पे नहीं किया, कब पे करेंगे? फ्यूचर में पे करेंगे. कितनी देर में? मे बी विद इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मे बी आफ्टर 3 months, 4 months, 2 months और 1 month. दैट इज वाई, क्योंकि हमने कैश में पे नहीं किया, तो हम इस एक्सपेंस को एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रीट करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16. You can see in this picture that business has taken the services of a manager in 2015-16 but could not pay salary in cash in the same financial year. तो हम इसको 2015-16 का एक्सपेंस तो मानेंगे, पे हम करेंगे 2016-17 में, क्योंकि ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी इन 2015-16 and will also be treated as an expense for the year 2015-16. जब 16-17 में इसकी पेमेंट करेंगे तो हम कहेंगे हमने अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी.
हमारी जो लाइबिलिटी पिछले साल अराइज हुई थी क्योंकि हम मैनेजर को पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने मैनेजर को जो पेमेंट की है दैट इज द पेमेंट ऑफ द करंट लाइबिलिटी इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17. The next term is prepaid expense. Now, prepaid expense is an expense paid in advance in the current accounting period for the next financial year. Let's take an example. हमने कोई expense pay कर दिया in cash for the next financial year. Maybe मैंने insurance premium pay कर दिया for the next financial year. अब मैंने pay तो कर दिया बेटा, but these services with respect of that insurance premium has not been taken in the current financial year. मैंने expense pay कर दिया. अगर हम पिछला वाला एग्जाम्पल को और कंटिन्यू करते हैं, मैंने मैनेजर को एडवांस में सैलरी पे कर दी. अब सैलरी तो एडवांस में पे करी है, उसके सर्विसेज अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेंगे, यानी कि 2016-17 में लेंगे. सो एक्सपेंस will be treated as incurred in the year 2016-17. तो हम इसको, जो हमने एडवांस में सैलरी पे कर दी थी मैनेजर को, जब हम उसकी सर्विसेज लेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2016-17 में, तो उस साल का एक्सपेंस ट्रीट करेंगे. और जब हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अवर अकाउंटिंग पीरियड इज 2015-16. सो 15-16 के लिए ये जो सैलरी हमने मैनेजर को पे करी है एडवांस में, ये प्रीपेड सैलरी ट्रीट होगी फॉर द ईयर 2015-16. सो दस प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड सैलरी विल बी ट्रीटेड एज करंट एसेट. प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट की तरह 2015-16 में ट्रीट होगा. क्यों होगा? इसका रीजन है बेटा, क्योंकि इसका बेनिफिट, मैंने आज मैनेजर को एडवांस में सैलरी पे कर दी है, मैनेजर मुझे फ्यूचर में सर्विसेज रेंडर करेगा, यानी कि आज जो मैंने सैलरी पे की है इसका मुझे बेनिफिट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मिलने वाला है. अगर मिलने वाला है तो हम इस प्रीपेड एक्सपेंस को, यानी कि सैलरी पेड इन एडवांस को, हम करंट एसेट ट्रीट करेंगे फॉर द ईयर 2015-16 एज बेनिफिट ऑफ द कैश पेड विल बी टेकन इन फ्यूचर. आई होप दैट दिस term is clear to all of you. We can understand it with the help of this picture also. This is an example of prepaid insurance. We are talking about accounting year 2015-16. Now 15-16 में अगर हमने any expense again pay कर दिया, ठीक है, and we have to take a services in return of that expense in the next financial year. So for the current financial year 2015-16 ये हमारा prepaid expense treat होगा, current asset. और जब हम 2016-17 में services ले लेंगे, fine, so this will be this amount, business will take the services in the 2016-17. So then in that year it will be treated as revenue expenditure for 2016-17. Following the same concept, the next term which we are going to learn is accrued income. Now accrued income is the income earned and it is due also. मतलब हमने इनकम अर्न कर ली है और हमने वो इनकम लेनी भी है, बट नॉट रिसीव्ड इन कैश इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर जिसके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, हमने वो अर्न भी कर ली है, हमने लेनी भी है, लेकिन कैश में अभी हमने रिसीव नहीं करी है करंट फाइनेंशियल ईयर में. तो ऐसी इनकम को हम अक्रूड इनकम कहते हैं. फाइन. नाउ लेट्स टेक, सपोज वी हैव टू प्रिपेयर दी financial statements of the accounting period 2015-16. Let's say interest is earned in the year 2015-16. बिजनेस ने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और उस फिक्स डिपॉजिट पे बिजनेस को इंटरेस्ट अर्न हुआ है, टेन्योर खत्म हो गया, इंटरेस्ट अर्न हो गया फॉर द ईयर 2015-16. Now interest is earned in the year 2015-16, so it is
considered as income for the year 2015-16. इंटरेस्ट अर्न हो गया ना अक्रूवल बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं कि इनकम जब अर्न हो जाती है तो हम उसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं. तो हम इंटरेस्ट अर्न हो गया है, ड्यू हो गया है, तो हम करंट ईयर 2015-16 को इंटरेस्ट अर्न को इनकम ट्रीट कर लेंगे. बट द इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन कैश. इंटरेस्ट हम अर्न कर चुके हैं, अभी कैश में हमारे पास वो इनकम नहीं आई है, एंड दैट इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड इन कैश इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. और ये इंटरेस्ट मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में रिसीव होगा. तो आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस इंटरेस्ट अर्नड एंड ड्यू but not received in cash in the current financial year as an accrued interest for 2015-16. अब मुझे इस इंटरेस्ट का बेटा बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में ये इंटरेस्ट मेरे पास आएगा और बिजनेस को फायदा होगा. सो दस अक्रूड इनकम विल बी ट्रीटेड एज करंट एसेट, बिकॉज करंट एसेट्स आर दी एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर. सो करंट accrued income will be treated as a current asset for the year 2015-16 as its benefit will be received in future and it will be considered as an income for the financial year 2015-16. I hope that this term is also clear to all of you. The next term is advance income. So advance income is an income received in advance in the current accounting period for the next financial year. मतलब वो इनकम जो हमने इस साल इस अकाउंटिंग ईयर में रिसीव तो कर ली है, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा. यानी कि मैंने कैश में ये इनकम रिसीव कर ली है, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही अर्न हो पाएगा. So let's say we are talking about accounting period 2015-16. So income is received in cash in the financial year 2015-16. हमारी कुछ इनकम हमने रिसीव कर ली है इन द फाइनेंशियल ईयर 15-16. अब इस इनकम के बदले में बेटा हमने अभी गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर नहीं किए हैं, अभी सिर्फ इनकम ही रिसीव की है. फाइन. तो ऑब्वियसली जब हमने कैश रिसीव कर लिया है इन द ईयर 2015 and 16, income will be earned in the financial year 16-17. Why 16-17 में क्यों मानेंगे कि इनकम अर्न हुई है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर में ही इस कैश के अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर होंगे. सो इनकम विल बी अर्नड इन द ईयर 2016-17. So the income which is received in advance in the year 2015-16, to be very precise, I should say that the cash which is received in advance in the year 2015-16 will be treated as an advance income. हम 2015-16 के लिए उसको एडवांस इनकम ही ट्रीट करेंगे. अब इस इनकम के अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज हमने फ्यूचर में डिलीवर करना है. यानी कि जब हमने ये इनकम रिसीव कर ली या कैश रिसीव कर लिया तो बिजनेस की लायबिलिटी अराइज हो गई. किस चीज की लायबिलिटी अराइज हो गई? कि हमने इस कैश के बदले में फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करना है. सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी फॉर द ईयर 2015-16. 15-16 के लिए ये जो हमने कैश रिसीव किया, ये जो हमने एडवांस रिसीव किया था, उसको हम करंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे और इनकम ये फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 16-17 की मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि 16-17 में ही हम इसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करेंगे. आई होप दैट दिस टर्म एडवांस इनकम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. The next term is depreciation. Now depreciation is a fall in the value of an asset because of its usage or with passage of time
और ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। यानी कि बेटा कभी भी किसी भी एसेट, एसेट आपके कौन से हो गए, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, किसी भी एसेट की अगर वैल्यू रिड्यूस होती है, क्यों रिड्यूस होती है, क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम भी उस एसेट की वैल्यू फॉल होती रहती है। अगर कोई एसेट ऑब्सोलीट हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, फॉर दैट रीजन ऑल्सो, और एन एसेट इज मेट विद एन एक्सीडेंट और वो डैमेज हो गया, डैमेज हो गया तो अगेन उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। दिस रिडक्शन in the value of an asset is termed as depreciation. depreciation का मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आना, उसकी वैल्यू कम होना। रीजन, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या वो एसेट ऑब्सोलीट हो गया, या दैट एसेट इज मेट विद एन एक्सीडेंट। द नेक्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। The term business transaction means a financial transaction or event entered into by the parties and recorded in the books of account. It is a financial event which can be expressed in terms of money and brings change in the financial position. Financial position का मतलब balance sheet of an enterprise. देखिए, हम पहले भी बात करते आ रहे थे कि हम जितना भी अभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। यानी कि वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। अब कौन सी ट्रांजैक्शंस? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? वो सारी ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट जो कि कोई भी दो पार्टीज के बीच में हुआ, एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Some examples of business transactions are the introduction of capital by the owner into the business. ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने ड्रॉइंग्स करी, अगेन मनी इज इन्वॉल्व, सो इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स, बिजनेस ने गुड्स या एसेट परचेज किए हैं, अगेन इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Sale of goods या assets for cash or on credit, again it's a financial transaction or a business transaction. Payment made to supplier, जिससे हमने raw material खरीदा है उसको हमने payment करी, that is a business transaction. Cash received from customer, जिसको हमने goods sell किए थे उन customer से cash receive किया, this is also a business transaction as money is involved. Payment of expenses in the form of salaries, rent is a business transaction. इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और कमीशन, अगर मैंने कोई इनकम रिसीव की है इंटरेस्ट के फॉर्म में या कमीशन के फॉर्म में, सो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वेयर एज रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड, आपने अभी सिर्फ आपको ऑर्डर मिला है कि आपने गुड्स फ्यूचर में सप्लाई करने हैं, सिर्फ ऑर्डर रिसीव किया है, या अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है और उसको अपॉइंटमेंट दी है, और सबमिशन ऑफ अ टेंडर फॉर अ कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होने जा रहा है, आपने अपनी कोटेशन सबमिट करी है। सेंट अ फैक्स मैसेज टू अ सप्लायर, किसी सप्लायर को, कोई सप्लायर ऑफ योर रॉ मटेरियल जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो उसको आपने मैसेज सेंड किया है थ्रू फैक्स, या रिसीव्ड अ कोटेशन फ्रॉम अ सप्लायर, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल से आपने कोई कोटेशन रिसीव की है। जनरल मैनेजर रिजाइंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, किसी मैनेजर ने, जनरल मैनेजर ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर दिया है। सो ऑल दीज, और यस वन मोर, इंटरव्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, आप किसी एम्प्लॉय को इंटरव्यू कर रहे हो, यू वांट टू हायर द एम्प्लॉय, तो द कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू, ऑल दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इनके अंदर कहीं मनी इन्वॉल्व नहीं हो रहा,
बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो हैं लेकिन नॉन फाइनेंशियल हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे following are not the business transactions or to be precisely business financial transactions. फाइन, हमारे इसके अंदर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ. एंड द लास्ट टर्म ऑफ द डे इज अकाउंट. क्योंकि ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करने, तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. अभी हमने कितनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखी थी, तो एक अकाउंट एक समरी है. समरी उस समरी किस चीज की है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस. जैसे कि सपोज कैश है, कैश इज हमारी बिजनेस में कैश इन्वॉल्व होता है, कैश बिजनेस में आता भी रहता है और बिजनेस से जाता भी रहता है. तो कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश बिजनेस से चला गया, जब मैं उसको सारी कैश ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करूंगी, उसको मैं कहूंगी कैश अकाउंट. सो इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन. इफेक्ट एंड डायरेक्शन मीन्स अगेन कि कहाँ से कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश हमने एज अ पेमेंट यूज किया. It is classified statement of transactions related to a person or a thing. हमारे बिजनेस में जितने भी पर्सन्स डील करते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, जितनी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी हमारी इनकम होती हैं, उन सब के हम सेपरेट अकाउंट ओपन करते जाते हैं. दैट इज वी आर गोइंग टू हैव लेट्स से अकाउंट ऑफ द ओनर, दैट इज कैपिटल. अकाउंट ऑफ द एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, हर एसेट का अलग अकाउंट खुलेगा. एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक्सपेंसेस हेड का अलग अकाउंट ओपन होगा. इनकम लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, हर एक इनकम का अलग अकाउंट ओपन होगा. और सेपरेट अकाउंट फॉर एवरी लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक और creditors account, all the liabilities account are being opened separately. So this type of recording helps in knowing the net result, that is whether that account has received more or given more. जैसे भी आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैश कितना बिजनेस में आया और कितना बिजनेस से चला गया, इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन ए सेपरेट अकाउंट नोन एज कैश अकाउंट. और कितना कैश आपके पास बचा रह गया, फाइन. कितना, सपोज यू हैव रिसीव 50,000 कैश, यू हैव पेड लेट्स से 30,000 फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, सो 20,000 कैश इज लेफ्ट इन योर बिजनेस. I hope that all the basic accounting terms which we have discussed so far is being clear to all of you. That's all for today from my side. Thank you all. Thank you very much.